वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेवियसिस का स्पीसीज है जिसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। इसे कॉमनली कहा जाता है ईस्ट। तो आज ईस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईस्ट की कई सारी स्पीसीज हैं दोस्तों। ये जो ईस्ट होती है बेसिकली ये क्या कहते हैं फर्मेंटेशन में यूज़ होती है। फर्मेंटेशन और सारी कई प्रोसेस हैं जिनमें ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट एक सैप्रोफाइट है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, यानी कि ये ट्रू सैप्रोफाइट है। ये केवल ऑर्गेनिक मैटर पे ही ग्रो करती है, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, यानी कि ये पैरासिटिक नेचर नहीं शो करता। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। इसका फाइलम है एस्कोमाइकोटा, क्लास सैक्रोमाइसिटीज है, ऑर्डर सैक्रोमाइसिटेल्स है, फैमिली सैक्रोमाइसिटेसी है, जीनस सैक्रोमाइसीज है। इसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। इसके जो स्पीसीज है दोस्तों, सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी। सेरेवियसी जो है उसे कॉमनली ईस्ट कहा जाता है, जो कि फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। घरों में भी जैसे ब्रेड वगैरह भी बनता है तो उसमें भी ईस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे प्रोसेस हैं जिनमें ईस्ट का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोग इसे खा भी सकते हैं, ये कोई ऐसा पैरासाइट नहीं है जो हार्म पहुँचाए। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंगस है, यानी कि वो सिंगल सेल उसकी बॉडी है। वो जितने भी उसके सेल ऑर्गेनेल हैं एक ही सेल के अंदर मौजूद हैं, कोई भी उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल सेल में उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है। उसी को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसकी बॉडी एक सेल की बनी हुई है उसकी लाइफ हिस्ट्री कितनी लंबी हो सकती है। तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, हर बार लगभग आते हैं फंजाई में ईस्ट से, यानी कि सैक्रोमाइसिस से। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं इसकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, तो इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन, ये सब हाइफी तो मान लीजिए रहेगी, जो कि बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर है। अगर कई सारे सेल एक साथ मिलते हैं, कई सारी हाइफी एक साथ मिलती हैं, तो वो बनाते हैं माइसीलियम। तो यहाँ पे माइसीलियम को कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक यूनिसेलुलर बॉडी है और उसी की लाइफ हिस्ट्री हमें डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर और कुछ प्रोसेस आगे के। दोस्तों ये है उसका क्लासिफिकेशन, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी बॉडी जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल से बनी हुई होती है। इसकी जो सेल वॉल है वो बेसिकली काइटिन से बनी होती है, लेकिन काइटिन जो है बहुत स्मॉल एक्सटेंट में होता है, और जो बेसिकली होता है वो ग्लूकेन एंड मैनन होता है। ये भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकेन एंड मैनन ये दोनों चीज़ इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है इसकी सेलुलोज में, यानी कि सेल वॉल में। तो देखते हैं सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। दोस्तों बेसिकली जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, कहीं कहीं सेलुलोज भी होता है। ये तो बहुत स्मॉल एक्सटेंट में रहेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में। दूसरा है ग्लूकेन, ग्लूकेन GLUCAN एंड मैनन। ये दो जो है ये लार्ज अमाउंट में सेल वॉल में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए एक यूनिसेलुलर फंजाई है, हो सकता है आपको पूरा ना दिख रहा हो, मैं एक बार फिर से छोटा बनाता हूँ। ये मान लीजिए इसका एक सेल है, यानी कि ये क्या है, एक ईस्ट है। इसमें आउटर सेल वॉल है, इसमें न्यूक्लियस रहेगा, ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें क्या कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि एक इक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। तो इसमें एक इक्टोप्लाज्म, ये इक्टोप्लाज्म है, और ये इक्टोप्लाज्म और ये एंडोप्लाज्म। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और कई सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये इसकी सेल वॉल है, जो काइटिन प्लस ग्लूकेन प्लस मैनन, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है सेल वॉल। दूसरा ये एक्टोप्लाज्म है,
ये एंडोप्लाज्म है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और ये क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। ये एंडोप्लाज्म लिख चुका है। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो 2 पार्ट में डिवाइड है। दोस्तों ये हुआ इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये पूरा एक फंजाई है, ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर है। इसमें आउटर पार्ट सेलुलोज है, वो सेल वॉल है जो कि काइटिन, ग्लूकेन एंड माइनन से बनी हुई है। दूसरा न्यूक्लियस है इसमें, जो इसका जेनेटिक मटेरियल कंटेन रखता है। एक्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, 2 पार्ट में डिवाइड है। और माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास। ये इसका क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि इसका मेन है लाइफ साइकिल में। दोस्तों ये सैक्रोमाइसिस में क्या है, ये एक ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, यानी कि ये ऑर्गेनिक मैटर पे ही ग्रो करता है। ये यूनिसेलुलर फंजाई है, यही एक ऐसा है जो यूनिसेलुलर फंजाई है, इसे ध्यान रखिए। ये कई बार पूछा भी जाता है, नेम 1 यूनिसेलुलर फंजाई, तो आपको सिर्फ सैक्रोमाइसिस लिख देनी है। उसके स्पीसीज भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं रहेगा। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सेरिवेसी में लिख देता हूँ। सेरिवियसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवियसी, ये इसकी क्या है, स्पीसीज है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी का क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो ये हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें 2 तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। यानी कि जब कंडीशन फेवरेबल रहेगी तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा दोस्तों, रिप्रोडक्शन उस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। कंडीशन जब फेवरेबल है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली 2 तरह का होता है। इसमें पहला होता है बडिंग से और दूसरा होता है बाइनरी फिजन से। पहला रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, फॉर्मेशन ऑफ बड्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो एक सेल है, यानी कि जो ईस्ट है, इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में डिवाइड है। इसका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें एक पोल पे क्या होगा, इसकी जो सेल वॉल है वो थिन हो जाएगी, यानी कि बहुत पतली हो जाएगी। ये बहुत पतली हो जाएगी एक पोल पे, किसी भी पोल पे कोई डिसाइड नहीं है कि इसी पोल पे होगा। ये किसी भी पोल पे इसकी जो सेल वॉल है वो थिन हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि पतली हो जाएगी और बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। तो क्या करेगा, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है, ये इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म जो है ये बस्ट करके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, कुछ ऐसे। ये क्या हुआ, ये एक बड के रूप में बाहर आ गया। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो एमाइटोटिक डिवीजन होगा उसमें, यानी कि माइटोसिस का पूरा प्रोसेस तो नहीं होगा, लेकिन जो इसमें क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वल रहेगा, यानी कि ये इक्वेशनल डिवीजन होगा, यहाँ पे बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। ये समझ लीजिए आप, इसे कहेंगे एमाइटोटिक डिवीजन। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होके आधा बड में चला जाएगा और जो बचेगा यानी कि हाफ बड में चला जाएगा और हाफ पेरेंटल सेल में रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये बड क्या होगी, इसके बीच में एक सेल वॉल बन जाएगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
और ये बर्ड सेपरेट हो जाएगी इससे, और ये ग्रो करके एक न्यू पेरेंटल सेल के फॉर्म में अपीयर होगी, यानी कि एक नया सेल, नई ईस्ट फिर ये बना देगी। क्या हुआ कि इसमें जो एक सेल है, फिर से एक बार देख लीजिए, जो ईस्ट की सेल है, जो इसकी बॉडी है यूनिसेलुलर है, इसकी सेल में एक किसी भी पोल पे इसकी सेल वॉल जो है वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। पतला होने की वजह से इसका क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म में एक तरफ बल्ज्ड हो जाएगा, यानी कि फूल उभार आ जाएगा उसमें, ऐसा कुछ। तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा ए माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ये इसका न्यूक्लियस है, बाइनरी फिजन या ए माइटोटिक के डिवीजन के थ्रू ये डिवाइड हो रहा है। अब इसमें आधा न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ है ये बड में चला जाएगा, और जो आधा न्यूक्लियस बचा है वो इसमें रह जाएगा डिवीज़न के बाद। उसके बाद क्या होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिवाइड होके आधा इसमें आधा इसमें, हाफ हाफ आ जाएंगे। सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो बड में भी आ जाएंगे और पेरेंटल सेल में रह जाएंगे। तो क्या होगा कि इसके बीच में एक सेल बन जाएगी, एक सेप्टा बन जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, ये सेल जो है वो इससे पेरेंटल सेल से रिमूव हो जाएगी या फिर इससे अलग हो जाएगी, और ये एक इंडिविजुअल बॉडी के फॉर्म में अपीयर होगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो ये क्या कहते हैं बड का फॉर्मेशन है ये कॉन्टिन्यू रहता है। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे बड बना और यहाँ पे ये कंटिन्यू रहा, कई सारे बड ऐसे एक साथ बड बनते चले गए, लेकिन इनका सेपरेशन नहीं हुआ। तो ये कैसा दिख रहा है, एक माइसीलियम की तरह दिख रहा है, यानी कि कई सारे सेल जब जुड़ जाते हैं फंजाई में तो उसे माइसीलियम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कई सारे सेल यहाँ पे दिख रहे हैं, एक लीनियर अरेंजमेंट इसका दिख रहा है, तो इसे कहा जाता है स्यूडोमाइसीलियम, क्योंकि यहाँ पे माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये जब मैच्योर होकर अलग हो जाएंगे, कभी एक समय आएगा ऐसा कि ये सब अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे कोई माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो बड बन रहे हैं वो एक साथ अपीयर हो रहे हैं। अभी इनका क्या हुआ कि ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए, तो एक माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। यानी कि यहाँ पे स्यूडोमाइसीलियम का क्या हुआ, एक फॉर्मेशन हो गया। ट्रू स्यूडो का मतलब दोस्तों फाल्स होता है, और माइसीलियम यानी कि फाल्स माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई यहाँ पे माइसीलियम नहीं बन रही, लेकिन जो इसका अपीयरेंस है उसके नाम पे इसे नाम दिया गया क्या, स्यूडोमाइसीलियम। तो ये हो गया इसका बाई बडिंग रिप्रोडक्शन बाई बडिंग, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड की बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड हमने पढ़ा ये प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस क्या है दोस्तों, वो है बाय द फिजन। फिजन मतलब क्या होता है दोस्तों, फिजन मतलब बटना होता है, यानी कि डिवाइड होना, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो इसकी जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर है, वो क्या होगी, वो न्यूक्लियस के साथ डिवाइड होके दो पार्ट में बाई बडिंग तो हो चुका है, बाई फिजन या फिर बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं हम इसे। फिजन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ये एक सेल है ईस्ट की, ये एक ईस्ट बॉडी है पूरी, इसमें क्या हुआ, बाइनरी फिजन हो गया, दो पार्ट में इसकी बॉडी क्या हो गई, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। इसके न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ, इसका डिवीजन हो गया और ये दो सेल में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बाई फिजन, यानी कि फिजन का मतलब ब्रेकडाउन होता है। अभी एक ईस्ट सेल है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई बाय द फिजन। ये सिर्फ इतना ही है दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको बस एक बार समझिए, दूसरी बार समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। पहला था बाई बडिंग, दूसरा है बाई फिजन। फिजन में बस इतना ही होता है दोस्तों, जैसे अमीबा में फिजन पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसकी बॉडी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट फिर से एक पेरेंटल सेल के फॉर्म में अपीयर होने लगते हैं। इसमें भी क्या होगा, दो पार्ट में इसका बॉडी न्यूक्लियस के साथ डिवाइड हो जाएगी, और क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, लेटर ग्रो करने के बाद एक पेरेंटल सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कब होता है ये जब कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कब होगा? जब कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना तो गैमेट का फ्यूजन ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ना तो दोस्तों गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ना तो गैमेट का फ्यूजन होता है। ये इसकी जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर है, वही क्या करेगी? वेजिटेटिव सेल की तरह भी बिहेव करेगी, और वही क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव सेल की तरह यानी कि गैमेट की तरह भी बिहेव करेगा। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है इसमें 3 फेजेस आते हैं। पहला हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, और तीसरा इन दोनों को कॉम्बिनेशन यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पहला हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, यानी कि हैप्लॉइड में क्या है? क्रोमोसोम का जो नंबर है वो n में है, यानी कि पेयर में नहीं है क्रोमोसोम। दूसरा जो है वो डिप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में है। तीसरा इन दोनों को कॉम्बिनेशन, कभी ये क्या कहते हैं? हैप्लॉइड शो करेगा, कभी ये डिप्लॉइड शो करेगा, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिंग। तो क्या होता है कि सैक्रोमाइसिस की अलग अलग स्पीसीज इसके अलग अलग स्टेज के बारे में वो करते हैं, मतलब कि कोई स्पीसीज हैप्लॉइड है, कोई डिप्लॉइड है, और कोई हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेरेविएसी, इसकी जो स्पीसीज है सैक्रोमाइसिस सेरेविएसी, ये क्या है? ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये 2 यीस्ट के सेल हैं, सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। ये क्या करेंगे दोस्तों? ये एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। अब इनकी बॉडी दोस्तों, फंजाई की बॉडी जैसा कि हम जानते हैं हैप्लॉइड होती है। तो ये हैप्लॉइड, 2 सेल हैप्लॉइड है, ये क्या हुए? फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद क्या बनाए? ये डिप्लॉइड सेल बन गए। पहले हैप्लॉइड थे लेकिन अब डिप्लॉइड आ गया, तो कंडीशन कैसी आ गई? इसमें हैप्लॉइड भी शो कर रहा है, डिप्लॉइड भी इसकी लाइफ साइकिल में आ रहा है। कभी हैप्लॉइड है, कभी डिप्लॉइड है। अब ये सेल जो है वो कॉन्टिन्यू रहेगी, इसमें डिवीज़न होता रहेगा। कैसा? बाई बडिंग, रिप्रोडक्शन होता रहेगा बाई बडिंग, या फिर फिजन भी, जो भी रिप्रोडक्शन होगा अब ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी रहेगी? डिप्लॉइड ही होती चली जाएगी। हर स्टेज में इसकी क्या होगी? लाइफ साइकिल जो होगी वो डिप्लॉइड होगी, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फ्यूज़न हुआ, उसके बाद ये गैमेट जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड बना। अब यही जाइगोट ग्रो करके रहेगा, तो ये सिंगल सेल ही, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा, यानी कि सेल डिवीज़न तो होगा लेकिन वो सेल सेपरेट होते चले जाएंगे एक न्यू पेरेंटल सेल में, न्यू बॉडी में। तो इसकी सेल जो है वो बाई बडिंग कंटिन्यू रहेगी ग्रो करना, और ऐसे कई सारे बनते चले जाएंगे। पूरी लाइफ साइकिल अब इसकी डिप्लॉइड फेज में पूरी होगी। दूसरा क्या होगा? अब इस सेल में जो ये डिप्लॉइड बनी है इसमें अगर मियोसिस हो जाए, मियोसिस हो जाए तो इसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या होगा? हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मियोसिस के लास्ट में जैसा कि हम जानते हैं 4 सेल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। मियोसिस के बाद क्या हुआ? इसमें मियोसिस हो गई और यहाँ पे 4 सेल बन गई। अब ये क्या होंगे दोस्तों? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में घिर जाएंगे, जिसे हम कहेंगे एस्कस, क्योंकि ये एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं इसलिए इसका नाम एस्कस है। और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं इन्हें स्पोर्स कहा जाएगा, ये कहलाएंगे एस्कोस्पोर। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? एस्कोस्पोर्स कहलाएंगे। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे, जब कंडीशन फेवरेबल होगी, जो इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद ये चारों बाहर आ जाएंगे। ये एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर बाहर आ गए। अब हर एक एस्कोस्पोर क्या करेगा? ये हैप्लॉइड है, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो पेयर में नहीं है, वो अनपेयर क्रोमोसोम है, n में है, 2n में नहीं है। हर एक सेल जो है वो बाई बडिंग ग्रो करना, बाई बडिंग इसका रिप्रोडक्शन होता रहेगा या बाई फिजन भी होता रहेगा। जैसी कंडीशन रहेगी वैसा इसमें रिप्रोडक्शन होता रहेगा। सेक्सुअल भी होगा तब भी क्या है? ये हैप्लॉइड है,
इनमें फिर से ये 2 सेल फ्यूज करेंगी, अगला चला जाएगा, एक चला जाएगा डिप्लॉयड में, एक चला जाएगा हैप्लॉयड में। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये हैप्लॉयड यानी कि एन में है, ये कैसी है, एन है, ये भी एन है। यहाँ पे क्या है, 2n है, यहाँ पे क्या है, 2n है, यहाँ पे जो है ये सारी n में है, यहाँ पे n में है, यहाँ पे क्या है, n है। यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो n में है, पेयर में नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2n है ये, तो ये क्या है, यानी कि ये डिप्लॉयड है, और यहाँ पे n है तो क्या है, ये हैप्लॉयड है। दोस्तों इसकी ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। इसमें बस इतना ही है, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जो समझ में ना आए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और एक बार अगर समझ गए तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।